तो जी आज सर। हम बेटा बात करेंगे ओवरऑल क्विक स्टार्ट की, वर्स्ट केस की और बेस्ट केस की। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ पार्टीशन के प्रोसीजर के ऊपर बात की है। ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की हुई है, आपको नजर आ रही है। तो देखिए क्विक स्टार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मे भी आपको लगे थोड़ा सा डिफरेंस है बुक से, लेकिन वो तकरीबन वही है। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो आप देखेंगे वर्किंग स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा स्टाइल में डिफरेंस हो सकता है, बाकी सेम ही सब कुछ। अब ये जो क्विक स्टार्ट है ना, ये मेन प्रोसीजर इसका आपके पास है कि आप देख लें कि ए रे पास हो रहा है, पी इनिशियल इंडेक्स है, आर एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है। इफ पी इज लेस देन आर, यानी कि अगर पी में यानी कि जो अरे जिसको हम सॉर्ट कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास मेन ये जो क्विक सॉर्ट का मेन प्रोसीजर है। ठीक है। पहले हमने पार्टीशन का प्रोसीजर देखा था, ये क्विक सॉर्ट का मेन प्रोसीजर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पार्टीशन ए पी आर, हम अरे पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं और एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं पार्टीशन के प्रोसीजर को। और पार्टीशन का प्रोसीजर हमें वो मिड एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट पिवट एलिमेंट जो जिसको हमने असली असली जगह पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे जिसको लेके आते हैं, वो हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो आप लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे कि सर जी हमें रिटर्न क्या कर रहा है और किधर कर रहा है। तो ये जो क्यू है बेसिकली वही एलिमेंट है जो कि अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है और वो उसकी पोजीशन हमें रिटर्न हो रही है। ठीक है। अब देखें कि हम क्या करेंगे। अब अगेन हम यहाँ पे रिकर्जन की कॉल है, रिकर्सिव कॉल है, दो कॉल्स आ रही हैं क्विक स्टार्ट को अगेन। तो पहले में हम क्या पास करते हैं, अरे वही है। तो पी से स्टार्टिंग इंडेक्स पी है और जो एंडिंग इंडेक्स है क्यू माइनस वन है। ठीक है। तो ये क्यू वाला एलिमेंट हमें वापस हुआ है, तो अब ये अपनी जगह पे है। तो अब हम अभी हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम इससे जो पहले वाली रे की पोर्शन है क्विक सार्ट को वो पास कर रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इसके बाद क्यू के बाद वाली जो पोर्शन है वो पास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो कॉल्स क्विक स्टार्ट हो गई, रिकर्सिव कॉल है। ठीक है। तो अब जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं इस सब रे में और इस सब रे में। ठीक है जी। तो उसके ऊपर अगेन ये सारा प्रोसीजर होगा, उसमें पार्टीशन का प्रोसीजर कॉल होगा। वो उसके अपने अपने एलिमेंट्स जो हैं जो लास्ट से सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे पहुंचेंगे, एंड सो ऑन, रिकर्जन के थ्रू। तो ये रिकर्सिव कॉल है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास जो एरेज हैं, जिन जो एलिमेंट्स हैं उसमें खत्म नहीं हो जाते। ठीक है। और हमें पता है कि चूंकि ये पार्टीशन के प्रोसीजर के थ्रू हो रही है, तो एक्चुअली जो जो एलिमेंट्स ये जब ये रिकर्जन चलती रहेगी तो जो सारे एलिमेंट्स हैं अपनी जगह पे आते रहेंगे। और एट द एंड जब ये खत्म होगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो फाइनल अरे होगा वो सॉर्टेड होगा। ठीक है। तो इसमें आप में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये क्या, कुछ समझ नहीं आई। तो अगर आप बेटा गौर करें कि तो मैंने बताया था कि ये एल्गोरिदम इन प्लेस है। तो क्या होती है इन प्लेस एल्गोरिदम? सर जगह ही सिर्फ स्वैप होती है, हम नई जगह नहीं लेते, हाँ ना ही नई हम हाँ बनाते हैं अरे। हाँ बिल्कुल। तो वो जगह स्वैप हो रही है, तो जो जो एलिमेंट अपनी जगह पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो सॉर्टेड हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही ये सारा क्विक सॉर्ट का प्रोसीजर एंड होगा, जो अंडर दी अंडरनीथ जितनी भी स्वैपिंग हुई होगी उसकी वजह से जो सारी स्वैपिंग की वजह से सब आइटम्स अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, और जो हमारे पास फाइनल रे आएगा वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा। ठीक है। तो ये तो इसका मैं लास्ट टाइम हमने इसका सारा ड्राई रन करके देख लिया था। तो आज हमने एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि अब हमें इसका एनालिसिस करना है। फर्ज करें टोटल रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट इज टी ऑफ एन। ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसका टी ऑफ एन टाइम है, एन है नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी कि कितने एलिमेंट्स हमने उसको पास किए हैं। तो पार्टीशन का जो प्रोसीजर है ये कितना टाइम लेता है। तो बेटा अभी आपने मुझे बताया है कि जो पार्टीशन का प्रोसीजर है वो थीटा एन टाइम लेता है। ठीक है। वो आपने इसका रनिंग टाइम निकाल लिया है। अब ये क्विक स्टार्ट की जो पहली कॉल है ये कितना टाइम लेगी। तो अगर आप गौर करें तो क्विक स्टार्ट पे फर्ज करें
अब इसमें डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब बेस्ट केस आ जाता है, वर्स्ट केस आ जाता है। तो पहले अगर वर्स्ट केस की बात करें, तो वर्स्ट केस में क्या होता है कि फर्ज करें वो हर दफा एलिमेंट का जो है ना आखिरी, क्या होता है कि जो एलिमेंट सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि हमने आखिरी एलिमेंट को एज ए पीवट के तौर पे लिया है। तो फर्ज करें कि जो एलिमेंट सिलेक्ट होता है वही जो है ना हमारे पास क्या है, वो जब पार्ट वो क्या है सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। वो जब पार्टीशन करता है तो वो क्या करता है कि एक साइड पे सारे एलिमेंट आ जाते हैं और दूसरे पे कोई एलिमेंट नहीं होता। यानी कि वो पार्टीशन, वो जो नंबर हमने पिवट के तौर पे सिलेक्ट किया है वो सबसे बड़ा नंबर है या सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है वो अरे के साइड्स पे आएगा, यहाँ पे या तो अरे के इस साइड पे आ जाएगा या इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अरे एक तरफ तो है दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है। ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो अब पार्टीशन का क्या सीन होगा। अब बेटा देखें पार्टीशन की कुछ इस तरह की होगी, Tn-1, यानी कि n हमारे एलिमेंट हैं और चूंकि एक पिवट एलिमेंट है वो हमने निकाल दिया, तो एक साइड पे जो सारे एलिमेंट है वो Tn-1 होंगे और दूसरी साइड पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम T0 से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जीरो का मतलब है नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट्स। Tn-1 के एक कम, एन से एक कम, वो एक कम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा पिवट एलिमेंट है। तो जो वर्स्ट केस होगा तो उसमें ये सूरत होगी कि एक साइड पे सारे, एक साइड पे जीरो। तो फर्ज करें पहले वाली को हम कह देते हैं कि उसके Tn-1 है, ठीक है। Tn पहली जो कॉल है उस पर टाइम लगा है Tn-1 और जो दूसरी कॉल है उस पर टाइम लगा है T0, ठीक है। तो अगर आप याद करें तो हमने मर्ज सॉर्ट में इसी तरह के जो मेन मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर था उससे हमने अपनी रेफरेंस स्टेटमेंट्स बनाई थी। तो अभी वर्स्ट केस की जो स्टेटमेंट है वो हमने बना ली है, वो आप देख भी सकते हैं कि अब जो टाइम वर्स्ट केस पे लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ द एल्गोरिथम इज इक्वल टू Tn, Tn-1, ठीक है, प्लस T0। अब ये लिखने में थोड़ा सा इशू आ रही है तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। T0 प्लस जो पार्टीशन का टाइम है वो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है θn, ठीक है। तो ये θn टाइम, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने रिकर्जन स्टेटमेंट निकाल ली है फॉर द वर्स्ट केस, ठीक है। तो अब फर्ज कर लेते हैं एवरेज केस की अगर बात करें, तो एवरेज केस में क्या हो सकता है। एवरेज केस में फर्ज करें कि जब भी पार्टीशन होती है ना वो मिड से होती है, लकी आप बड़े लकी हैं, एवरेज केस है। तो क्या है, बल्कि ये एवरेज केस नहीं होगा बल्कि ये आपका आपका बेस्ट केस में ही आ जाएगा। बेस्ट केस क्या होगा कि हमेशा आपकी पार्टीशन क्या होती है, हमेशा पार्टीशन आपकी मिड से होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है हाफ एलिमेंट एक साइड पे चले जाएंगे, हाफ एलिमेंट एक साइड पे चले जाएंगे। तो अगर हाफ हाफ चले जाएंगे तो अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास जो सीन बिल्ड होगा वो हमारे पास सीन बिल्ड होगा मर्ज सॉर्ट वाला, ठीक है जी। तो अगर हाफ हाफ हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिकर्जन स्टेटमेंट बनेगी वो वही बनेगी जो हमारे पास थी मर्ज सॉर्ट की, डेट इज Tn is equal to Tn by 2 plus Tn by 2, ठीक है। और प्लस जो पार्टीशन का टाइम है यानी कि θn, ठीक है। ये उसका θn हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट केस हो जाएगा। अब एक तीसरा केस भी हो सकता है कि हम कहें कि नियरली वर्स्ट केस। नियरली वर्स्ट केस क्या है कि हम कहें कि जी हमारी जो पार्टीशन है ना वो ऐसे होती है कि अगर 10 पार्ट्स हैं, हमारे जो डाटा है उसके 10 पार्ट्स हैं, तो 9 पार्ट्स एक तरफ हो जाते हैं और 9 पार्ट्स जो हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं,
ठीक है, 9 पार्ट्स एक दफा, सॉरी 9 पार्ट्स एक तरफ और एक पार्ट एक तरफ। दोबारा से मैं बताता हूँ कि फर्ज करें अब एक और पार्टीशन की स्कीम बनती है आपके लिए, वो ये है कि नियरली वर्स्ट केस हमने देख लिया कि सारे एक तरफ हो गए, और नियरली वर्स्ट केस क्या है कि फर्ज करें आपकी अरे के को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें 9 पार्ट्स एक तरफ हो जाते हैं और 1 पार्ट एक तरफ हो जाता है, 9/1 की पार्टीशन हम कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या रनिंग टाइम आएगा, तो रनिंग टाइम हमने अभी तीनों का निकालना है, लेकिन उसकी रिकर्जन की स्टेटमेंट्स जो है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो आगे आ भी रही है वैसे। पहली एक स्टेटमेंट हमने ये निकाल ली है, एक ये निकाल ली है, और एक तीसरी 9/1 के साथ निकलेगी, तो वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तीन रिकर्जन स्टेटमेंट्स हैं जो हमने इसी जो एल्गो है, जो मेन प्रोसीजर है, यहाँ से ड्राइव की हैं, ठीक है। तो अब हम उनका एनालिसिस करते हैं कि वो कैसे बनेगी। एक्सक्यूज मी ठीक है सर। जी बेटा। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही है, आप ये क्या बात कर रहे हैं, 9 पार्ट्स एक तरफ और एक पार्ट एक तरफ हाँ, हो। उसको अभी इग्नोर कर दें, अभी आगे जाके उसको मजीद डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो कैसे होती है वो आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। अब जो हमने आसान चीजें बात डिस्कस की हैं उनको पहले बात कर लें, कि अब हमने वर्स्ट केस की बात की है बेटा, कि T(0), यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, n-1 एलिमेंट एक तरफ है, और ये जो टाइम है ये हमारे पास किस चीज का है, ये टाइम बेटा हमारे पास है पार्टीशन पार्टीशन, का। ठीक है। सर तो ये अब टी ये ऑफ जीरो कैसे आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ बेटा रही। जीरो बताएं, जीरो से क्या मुराद है। सर नो एलिमेंट। हाँ, तो बात खत्म। और n-1 से क्या क्या मुराद है। एन से एक नंबर पीछे वाला एलिमेंट। ए नो 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 नो, n-1 का क्या मतलब है। सर एन टोटल होगा ना टोटल नंबर्स, और एन माइनस वन टोटल मतलब एन टोटल। टोटल एलिमेंट्स है ना, उसमें से सिर्फ एक कम है। अगर 10 एलिमेंट है तो ये 9 एलिमेंट होंगे n-1। अगर टोटल एलिमेंट 1,000 हैं तो ये 999 एलिमेंट्स हैं। अगर 1,00,000 हैं तो ये 1,00,000 में एक कम एलिमेंट, मतलब कि बाकी सारे एलिमेंट जितने भी तो सारी ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें क्या बता रही है, मुझे बस एक लफ्ज में बता दें, ये T(n-1 प्लस T0 ये हमें क्या बता रहा है। हैं। ये हमारे पास वर्स्ट केस हैं। फर्ज करें जो पिवट एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया था पार्टीशन जी में, वो जी सबसे छोटा निकला या सबसे बड़ा निकला। अगर वो जी सबसे सर। बड़ा होगा तो वो राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल उसके बिल्कुल राइट पे सर। कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। और अगर वो छोटा होगा तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और उसकी लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। यानी वो पिवट की जी। एक साइड खाली है और एक साइड पे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, अच्छा, ऐसे ही है। तो यानी ये हम एक, क्विक स्टार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक पार्ट जो होता है वो पहला हाफ होता है, दूसरा पार्ट जो है पीवट के बाद वाला हाफ होता है, यही आप कह रहे हैं ना। और नहीं अगर मैं ये ऐसा नहीं हो कि कहता। पीवट के हाफ बाद वाला हाफ कोई हो ही ना, तो उसलिए जीरो एलिमेंट होगा हाफ ये में ऐसे। बेटा हाफ की बात नहीं कर रहे हैं, हाफ का मतलब होता है आधे, ठीक है। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि पिवट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक अगर है। एक साइड पे पिवट के एक साइड पे सारे एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा वर्स्ट केस है, ठीक है। और उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो मैंने पीछे आपको समझा दी है, कि अगर कोई एलिमेंट नहीं है एक साइड पे तो T(0), यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है। और जो दूसरी साइड है वो n-1 एलिमेंट, ठीक है। n-1 इसलिए है कि जो nth वाला नंबर है ना वो पिवट का अपना नंबर है, ठीक है। तो जी बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो n-1 बचेंगे, ठीक है। तो ये हैं, जी। और ये टाइम आपका पार्टीशन का टाइम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इस पे T(0) है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारी एल्गोरिदम कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगी। वो जस्ट है कि इफ की कंडीशन शायद चेक करे, तो इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट टाइम हम कहते हैं कि ये लेगी। और ये जो हमारा n-1 टाइम लेगी, ये एज इज आ गया सारा। अब ये हम कांस्टेंट टाइम है तो हम अपनी इक्वेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कांस्टेंट टाइम। तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी Tn-1 प्लस θn, ठीक है जी। और अगर हम इस इक्वेशन का रिकर्जन ट्री के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो टाइम हमारे पास आएगा वो रनिंग टाइम आएगा n², ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रनिंग टाइम कैसे आ गया। तो अब हम इसका अगर रिकर्जन ट्री ड्रॉ करें तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन है Cn, तो एक साइड पे 0 एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे
n-1 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब जीरो वाले पे तो फर्दर मूव नहीं करेंगे। अब जहाँ पे n-1 एलिमेंट हैं तो उसकी एक साइड पे जीरो एलिमेंट आ जाएंगे और इसमें से एक कम होकर इधर आ जाएगा, तो एक कम होगा तो ये n-2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ट्री बनेगा तो ये n-3 होगा, n-4 होगा, n-5 होगा, अनटिल ये 3 2 1 पे पहुंच जाएगा, लास्ट पे ये 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक साइड बिल्कुल नहीं बन रहा है क्योंकि उस साइड पे जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक लंबी सी चेन बन जाएगी जो कि n से शुरू हो रही है, n-1, n-2, n-3, n-4, फिर n-5 अप टू 3 2 1 तक आ जाएगी, ठीक है। ये ट्री इस तरह का सिंगल ब्रांच का अगर देखें आप तो एक ये लीनियर टाइप सिंगल ब्रांच का एक ट्री बन जाएगा। तो अगर हम इसको सबको एडअप करें तो हमारे पास जो रनिंग टाइम है, हम हमारे पास ये रिथमेटिक सीरीज आ जाएगी। तो ये समेशन फ्रॉम k1 to n, ये देखें ये जो 1 से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5 अप टू n-1 n-1 n-2 n-1 n, ठीक है। इन सबको अगर हमने ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास रिथमेटिक सीरीज आ जाएगी समेशन फ्रॉम 1 to n ऑफ k। और रिथमेटिक की जो हमारे पास रनिंग टाइम आता है वो आता है n², अगर हम इसका फॉर्मूला लगा दें, ठीक है जी। तो इसको इसकी जो हाइट है वो n होगी क्योंकि ये एक चेन बन गई है, एलिमेंट्स बन गए ना पूरी एक ट्री। आप इसमें हमें वो लॉग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अब बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास कि एक पूरी चेन है और उसमें 1 से लेकर n तक एक पूरी चेन बन गई है, तो अब हाइट भी उतनी होगी जितनी चेन की लेंथ है, ठीक है। अब तो पहले तो हमने देखा था बाइनरी ट्री वो था कि वो आधा आधा हो रहा था, मतलब कि दो ब्रांचेस बन रही थी, आधा डाटा एक साइड पे जा रहा था, एक आधा डाटा एक साइड पे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें सारा डाटा एक साइड पे जा रहा है, एक ही ब्रांच बनती जा रही है, एक चेन बन गई है और वो चेन की लेंथ है 1 to n, ठीक है। तो जाहिर है फिर जितनी उसकी हाइट है वो चेन की लंबाई वही उसकी हाइट है, और हमें पता है 1 to n की हाइट, n एलिमेंट्स हैं, n ही उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये अब हमने कहा कि इसका जो रनिंग टाइम है वो n² निकला है, ठीक है। और ये थीटा n टाइम है, ये बेसिकली उस पार्टीशन का टाइम है। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, फाइनल टाइम निकालना है विच इज n² बिकॉज इट इज हायर टर्म। हम हायर टर्म को लेते हैं जब भी आपको पता है थीटा निकालते हैं तो हायर टर्म हम रखते हैं और जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर दिया और हायर ऑर्डर टर्म हमने रख ली है। तो दिस इज हाउ वी गेट द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट विच इज n², ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस है बेस्ट केस जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि फर्ज करें हमारी जो पार्टीशन हो रही है, जो पिवट एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हाफ से सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि मिड से सिलेक्ट हो रहा है। वर्स्ट केस में था वो साइड पे सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा मिड से सिलेक्ट होता है। तो मिड से सिलेक्ट होगा तो इसका मतलब है हाफ ऑफ एक साइड पे आ जाएंगे और बाकी एक साइड पे आ जाएंगे। तो उसकी जो हमारे पास रिकर्जन स्टेटमेंट है वो बनेगी t2n/2 प्लस थीटा n। ये वही रिकर्जन स्टेटमेंट है जो हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर भी देखी थी और उसका ट्री हमने वहां पे बनाया था और उसका हमारे पास क्या आंसर आया था बेटा, थीटा n log n, ठीक है। तो उसका ट्री दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, वो मर्ज सॉर्ट वाला ट्री देख लें, वो सेम ट्री है जो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद है फर्ज करें तीसरा केस कि हमारे पास अब जो एलिमेंट्स है ना वो हाफ हाफ पे डिवाइड होने के बजाय क्या हो रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक रे है तो वो 9/10 एक साइड पे आ जाएंगे, ऐसी पार्टीशन हो रही है, 9/10 एक साइड पे हैं और ये पोर्शन है परसेंटेज में, और 1/10 एक साइड पे, इस तरह की कोई हमारे पास एक स्प्लिटिंग हो रही है। वर्स्ट केस में था कि सारे एक साइड पे हो जाते हैं, लेकिन ये नियरली वर्स्ट केस है। इसमें क्या होता है कि सारे एक साइड पे नहीं होते, थोड़े से रह जाते हैं, 1/10 थोड़े से एक साइड पे रह जाते हैं, बाकी सारे एक साइड पे हो जाते हैं। तो उसकी उसकी जो हमने पोर्शन हमने निकाला है वो ऐसे निकाला है कि 1/10 9/10, ठीक है। अब इसकी हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, रिकर्जन स्टेटमेंट इस तरह की बेटा इसकी ये बनेगी 1/10n प्लस 9/10n, ठीक है जी।
तो ये पहले तो हाफ हाफ था, तो इसलिए n/2 आ रहा था दोनों में, लेकिन चूंकि अब इसमें जो परसेंटेज चेंज हो गया तो जो रिकर्जन की स्टेटमेंट है अब इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये थर्ड रिकर्जन स्टेटमेंट है। अब हमने इसका ट्री बनाना है कि इसका ट्री किस तरीके से बनेगा। तो अब इसका ट्री बनाते हैं। Cn 1/10 एक साइड पे आ गया, 9/10 एक साइड पे आ गया। तो अब हमने ये जो 1/10 है ना, इसके दो पोर्शन करने हैं। तो इसका 1/10 एक साइड पे आएगा और इसका 9/10 एक साइड पे आएगा। ठीक है, 1/10 का 9/10 एक साइड पे आएगा, 1/10 एक साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसको 1/10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करें और 1/10 को 9/10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब जो दूसरी इसकी नोड है उस अब उसका हमने 1/10 एक साइड पे लेके आना है और 9/10 एक साइड पे लेके आना है। तो इसको अगर 9/10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर 9/10 को 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नोड की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको फर्दर मूव करते जाएंगे। तो मूव करेंगे तो क्या 1/10 और 9/10 के साथ जब मूव करेंगे तो जाहिर है एक स्टेज आएगी, वहां पे जाके θ1 हो जाएगा लीव्स के ऊपर। ठीक है, ये θ1 और ये θ1। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी कि यहाँ पे θ1 ऊपर आ रहा है, कदरे ऊपर नजर आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये ट्री बेटा कुछ इस तरह के ये 1/10 है, यानी कि इसमें सिर्फ लाइक 1/10 एलिमेंट हैं, थोड़े एलिमेंट हैं। तो ये जो साइड है ना, ये जल्दी 1 तक पहुंच जाएगी। इसकी जो फर्ज करें ना, एक साइड है आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं और आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, और मैं कहता हूं कि आप इनको दो दो डिवाइड करते जाएं, आगे हाफ ऑफ में करते जाएं। तो जो जो आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा आगे तक जाएंगे, और जो सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं वो कम नजदीक ही खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो कम एलिमेंट्स हैं वो जहाँ पे नजदीक ही खत्म हो जाएंगे, ये ट्री इधर ही खत्म हो जाएगा, इसकी ब्रांचेस ज्यादा आगे नहीं जाएंगी। और इस साइड पे आप देखिए इसकी ब्रांचेस ज्यादा लंबी होंगी, ज्यादा दूर तक जाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि प्रीवियसली हमने देखा, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि दोनों साइड्स बराबर ही एंड होती हैं, तो हम ट्री की हाइट ही एक ही निकालते हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गई है, वो ये है कि अभी हमें इस साइड की जो ब्रांच है ना, इसकी हाइट अलहदा से निकालनी पड़ेगी, और जो इस साइड है ना ये वाली, इसकी जो ब्रांच है अलहदा से निकालनी पड़ेगी, इसकी जो हाइट अलहदा से निकालनी पड़ेगी। तो अब अगर हम इसकी जो हाइट निकालें अलहदा से, तो इसकी हाइट निकलती है log n विद बेस 10/9, log n विद बेस 10/9। ठीक है, और अगर हम दूसरी साइड की निकालें तो इस साइड की जो हमारे पास हाइट निकलेगी बेटा, वो निकलेगी log n विद 10/1। 10/1 उल्ट हो जाएगा ना, तो ये 1/10 थी तो ये 10/1 होगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 9/10 थी तो ये उल्ट हो गई है, तो ये 10/9 आ गई है। ठीक है, तो ये हाइट इस साइड की आ गई है, ये हाइट इस साइड की आ गई, और इसकी लेवल वाइज सम करेंगे तो इसकी कॉस्ट हमारे पास Cn आ रही है। ठीक है, तो आसानी से ये चूंकि इसमें कांस्टेंट कॉस्ट आ रही है, तो कोई सीधी नहीं बन रही अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक वगैरह कुछ भी, सिंपल सा क्या है, हम हाइट को लेवल वाइज कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस साइड का जो आंसर है, राइट साइड का आंसर है, वो ये आपके पास आएगा Cn log n विद बेस 10/9, और जो लेफ्ट साइड है इसका आंसर हमारे पास आएगा Cn log n विद बेस 10। ठीक है जी, तो अब चूंकि हमने देखा कि बेस की डिफरेंस के साथ दो डिफरेंट कास्ट हमारे पास आ रही हैं, तो ये हम इसको क्या करेंगे, एज ए रेंज के तौर पे लेंगे कि ये Tn हमारे पास टोटल कास्ट है, एंड दैट रेंज फ्रॉम दिस लोअर कास्ट टू द हायर कास्ट। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम एक आंसर लिखने के बजाय इसको आंसर जो लिखेंगे वो एक रेंज की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है जी, जो हमारे पास एवरेज जो नियरली वर्स्ट केस है n log n। तो एक्चुअली ये देखें तो ये n log n ही बनता है, बेस का थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये n log n है। तो अभी देखें कि नियरली वर्स्ट केस में भी हमारे पास जो कास्ट आ रही है वो n log n है, और बेस्ट केस में भी हमारे पास जो कास्ट आ रही है वो भी
एन लॉग एन है, ठीक है जी। और जो वर्स्ट केस है उसमें हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो एन स्क्वेयर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास थी वर्स्ट केस की जो कास्ट है और बेस्ट केस की कास्ट है फॉर द क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन आपका तो पूछ सकते हैं। सर हमने इसको कहा ये ऑलमोस्ट बेस्ट केस है, हाँ क्योंकि ये बेस्ट केस की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ, या फिर इसका रनिंग टाइम बेस्ट केस के करीब पहुंच गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हाँ बेस्ट केस है। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है।